नमस्कार। क्लास जो है वो आपकी लाइव है, दोबारा से रिजॉइन कर लीजिए। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्लास लाइव है, टेक्निकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया गया है। अब आप क्लास जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम क्लास को। ओके, तो देखो हम पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी का स्कोप जो है वो हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे आप आ जाते हो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखो स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी क्या है, पहले तो हमें ये बात ध्यान होनी चाहिए कि हम इसके अंदर लिखेंगे क्या, ठीक है ना। हमें लिखना क्या है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एग्ज़ाम में आपको क्या है लिखना है इसके अंदर, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको लिखना है, तो जो लोग जुड़ जाएं वो अपना कमेंट जो है मुझे कर दें, ताकि मुझे पता लग जाए कि ये लोग जुड़ चुके हैं। क्लास जो है आपकी लाइव है, ठीक है। कभी कभार टेक्निकल इशू आ जाते हैं, है ना, क्योंकि कंटिन्यू क्लास चलती है, तो कंटिन्यू क्लास चलते वक्त दिक्कत हो जाती है। तो ये हमारा स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी चैप्टर है, और इसके बारे में हम बात करेंगे कि स्कोप होता क्या है। स्कोप का मतलब है कि हाँ इसका फ़ायदा क्या है हमें। सबसे बड़ी बात मतलब हमें ये दिमाग में कंसर्न करके दिमाग में रखना है कि इसका फ़ायदा हमें क्या मिलने वाला है। मतलब स्कोप क्या होगा, स्कोप मतलब फ़ायदा, बेसिकली ह्यूमन पॉपुलेशन को क्या फ़ायदा होगा, और हम ऐसा क्या करें कि हमें इसका फ़ायदा मिले। यही क्या होता है, स्कोप होता है। तो देखो हमें पता है कि प्लांट जो होते हैं ना, प्लांट में जो रोग होते हैं, ठीक है, यानी कि जो प्लांट डिजीज होती है उसका मानव से भी ज़्यादा स्कोप है। मानव से ज़्यादा स्कोप का मतलब है कि मानव की बीमारियां तो जल्दी समझ में आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि देखो ह्यूमन जो होता है ना वो बोल सकता है, जैसे मुझे बुखार आ रहा है मैं बोल दूंगा बुखार आ रहा है। प्लांट कैसे बोलेगा, प्लांट नहीं बोल सकता, ठीक है ना। तो उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनको हमें समझना क्या है जरूरी है, कि उसके पास उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कैसे ठीक हो सकती है ना। क्योंकि देखो लक्षणों के आधार पर हम पता लगाते हैं, पौधे को देखते हैं कि उसके अंदर किस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और उसी प्रकार का जो ट्रीटमेंट है उसको दिया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, हमारा जो ये स्कोप पढ़ने का जो मेन या प्लांट पैथोलॉजी का जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है प्लांट की डिजीज को कंट्रोल करना। और कौन सी प्लांट डिजीज को कंट्रोल करना, केवल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाली प्लांट डिजीज को कंट्रोल करना ज़्यादातर। हालांकि हम सभी तरह की जो भी डिजीज होती है प्लांट्स के अंदर उन सबको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम उन डिजीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा जो हमारे लिए इकोनॉमिकली क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, है ना। मतलब हमारे आर्थिक रूप से क्या होनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम अलग अलग तरह की साइंस का इस्तेमाल करके और उन प्लांट डिजीज को कंट्रोल करना, उनका इंटरेक्शन मतलब जो पैथोजन है वो उस प्लांट के साथ में किस तरह से इंटरेक्ट होता है, किस तरीके से वो एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट होता है, इन सब चीज़ों को मिलाकर उन सब का अध्ययन करना, ठीक है। ये सब किस में आएगा, हमारा स्कोप के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारा स्कोप। चलिए तो बढ़ते हैं हम आगे और शुरू करते हैं हमारा स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी क्या चीज़ है। चलिए तो पॉइंट डाल लेते हैं पहले हम। स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, पॉइंट डाल लीजिए। अच्छा नोट्स जो है वो आप साथ साथ मेरे साथ साथ बनाते जाइए, है ना। कहीं पर भी कोई समस्या होगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो हम ये कह सकते हैं कि स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, यानी कि पहले तो हम बात करें कि पैथोलॉजी जो है, ठीक है ना, वो पैथोलॉजी अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर डील करती है, ठीक है ना। प्लांट डिजीज का जो प्लांट डिजीज होती है उसके अलग अलग जो एस्पेक्ट्स है उनसे डील करती है, यानी कि उनसे जुड़ी हुई है, अलग अलग प्लांट डिजीज से जुड़ी हुई। और इसका जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है। किसके किससे वाइड है, ह्यूमन पैथोलॉजी से भी वाइड है। क्योंकि देखो ह्यूमन को अगर रोग होगा तो वो छोटे स्तर पर होगा, वो समझ जाएगा, लेकिन प्लांट के अंदर अगर डिजीज फैल गई तो वो कंप्लीट पूरे एंडेमिक पैंडेमिक और एपिडेमिक किसी भी रूप में वो अपना रूप धारण कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में फिर उसको रोक पाना मुश्किल होता है। और एक बार अगर किसी खेत में, जैसे हम सिंपल सी बात करें कि ये पर्टिकुलर एक खेत है और इस खेत में कोई रोग हो गया तो इसके आसपास वाले जितने भी खेत होंगे उन सब में भी वो रोग पहुंच जाएगा, और धीरे धीरे वो पूरी सब जगह को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। वो इस जगह वाले खेत को भी कवर कर लेगा,
इन जगह वाले जो फील्ड है उनको भी कवर करेगा, ठीक है ना। इससे इस तरह से फैलता फैलता वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा और उसको रोक पाना मुश्किल होगा, ठीक है। तो फिर अगर ऐसी कंडीशन होगी, मान लीजिए गेहूं के अंदर कोई ऐसा रोग लग गया और उसकी कंडीशन ये हो गई कि वो पूरी दुनिया के अंदर फैल गया, तो फिर क्या होगा? तब फिर हम उसको रोक नहीं पाएंगे। रोक नहीं पाएंगे तो क्या हो जाएगा? भूखमरी छा जाएगी, और भूखमरी छा जाएगी तो लोग एक दूसरे का भूख के लिए क्या कर देंगे? कत्ल कर देंगे, मारेंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पैथोलॉजी है, किसकी? प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट डिजीज जो है, ठीक है ना, उसका ह्यूमन पैथोलॉजी से भी ज़्यादा स्कोप है, मतलब उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, तो स्कोप का मतलब तो ये समझ में आ गया आपको कि स्कोप का मतलब होता है कि इसका क्या महत्व है। स्कोप का मतलब महत्व क्या है, किसका? पैथोलॉजी का। ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो मैं लिख दे से जो पैथोलॉजी है वो डील विद डिफरेंट आस्पेक्ट, डील विद डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज के जो डिफरेंट आस्पेक्ट्स होते हैं उनसे ये डील करती है, ठीक है। एंड हैज वाइड वाइड स्कोप स्कोप देन ह्यूमन पैथोलॉजी। ह्यूमन पैथोलॉजी से भी ज़्यादा वाइड स्कोप ये रखती है, मतलब इसका स्कोप जो होता है वो ह्यूमन पैथोलॉजी से भी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। अब ये जो पैथोलॉजी है हमारी, इसका अल्टीमेट गोल क्या है? ठीक है ना, ये जो पैथोलॉजी है इसका हम क्यों कर रहे हैं पैथोलॉजी की स्टडी? तो इसका अल्टीमेट जो गोल है वो क्या है? तो इसका अल्टीमेट गोल है उन पैथोजन को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उनको रोकना, उनको कंट्रोल करना। और क्यों कंट्रोल करें? कौन किसको कंट्रोल करना है हमें? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट वाले जो डिजीज है, ठीक है, उनको कंट्रोल करना। उन प्लांट के ऊपर जो डिजीज होती है उन प्लांट डिजीज को कंट्रोल करना और उनको रोकना, ये इसका अल्टीमेट गोल होगा। और यही हमारा क्या होगा? स्कोप होगा, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर हमें उन पैथोजन की जानकारी लेनी है, और उनकी जानकारी हम किस तरह से ले सकते हैं, ये सारा सब कुछ क्या है? स्कोप है, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसमें गलती नहीं करनी अपने को, है ना। तो इसका जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है? तो इसका अल्टीमेट गोल है प्रिवेंट प्रिवेंट एंड कंट्रोल प्रिवेंट एंड कंट्रोल प्लांट डिजीज ऑफ ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, है ना। जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वाली प्लांट डिजीज है उनको हमें कंट्रोल करना है और प्रिवेंट करना है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वाली प्लांट डिजीज कौन सी है? तो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वाली प्लांट डिजीज का मतलब है कि ऐसी प्लांट डिजीज जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे हैं, जैसे कि गेहूं है ना, जौ है, चना है, सरसों है, ये जिनको हम इकोनॉमिकली ग्रो करते हैं, उनमें डिजीज जो होती है वो हमारा उसको रोकना और उसको कंट्रोल करना है, हमारा क्या है? अल्टीमेट गोल है। समझ में आ गया? चलिए, अब देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे। तो जब इस तरह की कंडीशन हो, मतलब इस तरह जो डिजीज हो जाएगी, तो फिर उसका क्या करते हैं हम, ठीक है ना। उनकी हम स्टडी करते हैं कि भाई ये कैसे हुई, इसके क्या कारण हैं, ठीक है, इसके कैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक, वो आगे होगी या नहीं होगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसकी स्टडी करते हैं। तो दूसरी बात हो जाएगी हमारी स्टडी ऑफ इटियोलॉजी स्टडी ऑफ इटियोलॉजी। अब इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है, अभी बताएंगे आपको। स्टडी ऑफ इटियोलॉजी, सिम्टम्स सिम्टम्स के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर के बारे में अध्ययन करते हैं हम, ठीक है। दूसरा, रीअकुरेंस, दोबारा से रीअकुरेंस ना, रीअकुरेंस, दोबारा से वो होगी या नहीं होगी, ठीक है ना, ऐसी डिजीज ऑफ सच डिजीज, इन सब की क्या की जाती है? स्टडी की जाती है, ठीक है। तो इटियोलॉजी क्या होती है? देखो, इटियोलॉजी का मतलब होता है रोग हेतुक विज्ञान, यानी कि यहाँ पर इटियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? रोग के कारणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना।
जो फैक्टर होते हैं डिजीज फैक्टर, उनकी क्या की जाती है, स्टडी की जाती है, उसे बोला जाता है इटियोलॉजी। मैं यहाँ थोड़ा सा हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, रोग हेतुक विज्ञान। ठीक है, ज़्यादातर हम क्या है हिंदी मीडियम के हैं तो आपको याद रहना चाहिए। और रोग हेतुक विज्ञान का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रोगों के कारणों का अध्ययन करना। इसका मतलब क्या होता है, रोगों के कारणों का अध्ययन करना। ठीक है, उसको बोला जाता है क्या, इटियोलॉजी। ठीक है ना। अगर इंग्लिश में बात करें हम, तो डिजीज फैक्टर जो है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है या कॉजिंग रीजन है, उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इटियोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ कॉजिंग रीजन इज कॉल्ड इटियोलॉजी। ठीक है, सिम्टम्स का अध्ययन करते हैं, किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों के आधार पर ही हम दवा का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो ज़्यादातर लक्षण सिमिलर सिमिलर होते हैं, फिर भी कुछ डिफरेंस होता है, उनके अंदर माइन्यूट या माइनर या मेजर डिफरेंस होते हैं, उनके द्वारा हम पता लगाते हैं कि ये डिजीज कैसी है। ठीक है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर से मतलब है कि जैसे कोई डिजीज किसी खेत में हो गई है एक बार, ठीक है, अब दूसरी बार उसका क्या प्रभाव रहेगा, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। तीसरी बात, रीअकुरेंस। रीअकुरेंस का मतलब ऐसी डिजीज की पुनरावृत्ति होगी या नहीं होगी, इस सब का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब ये जो साइंस है ये फोकस करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर मेनली। ठीक है, तो वो कारक क्या है, ठीक है, उनको हमें समझना होता है। तो दिस, क्या लिख देते हैं, दिस फोकस, फोकस, दिस फोकस, CUOS, फोकस की स्पेलिंग कर दी, दिस FOCUOS, दिस फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, ऑन अंडरस्टैंडिंग। ये जो साइंस है ये हमें निम्न बातों के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने के लिए इन पे फोकस करने की बात कहती है। क्या बातें हैं वो, देखो सबसे पहली बात है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फर्स्ट बात है, हाउ होस्ट पैथोजन, मतलब पैथोजन और जो होस्ट है और उनका जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं डिजीज को कोस करने में। मतलब होस्ट है, देखो पहले आपको ये समझ देते हैं कि चीज़ समझा देते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये फंगस है, ठीक है, और ये फंगस ग्रो कर रहा है किसके ऊपर, इस लीफ के ऊपर। यहाँ पर एक लीफ है, इस लीफ के ऊपर ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। लीफ का एक टुकड़ा मान लेते हैं अपन, इसके ऊपर ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। यहाँ पर ये सेल है छोटी छोटी सी, ठीक है, इनके ऊपर ये ग्रो कर रहा है, ये मान के चलते हैं अपन। ठीक है, अब देखो ये फंगस यहाँ पर तभी ग्रो करेगा जब इसके लिए यहाँ पर सुटेबल एनवायरनमेंट होगा। सुटेबल एनवायरनमेंट से मतलब है कि जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, है ना, ह्यूमिडिटी हो, टेम्परेचर हो, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी इस टिश्यू के ऊपर, तभी ये जो हमारी जो फंगस है ये यहाँ पर क्या कर पाएगी, ग्रो कर पाएगी। अदरवाइज ये ग्रो नहीं कर पाएगी। समझ में आ गई बात, ये ग्रो तभी करेगी जब यहाँ पर सुटेबल एनवायरनमेंट कंडीशन होगी। दूसरी बात, सुटेबल एनवायरनमेंट कंडीशन भी है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ये पौधे के ऊपर ग्रो कर सके। जब तक पौधा ये जो पत्ती है, अगर इसके पास में इसको हटाने की पावर है, इसको रोकने की क्षमता है, तब तक ये इसके ऊपर ग्रो नहीं कर सकती, है ना। तो ये फंगस यहाँ पर इस सेल के साथ में या इस टिश्यू के साथ में किस तरह से इंटरेक्ट करती है, अगर हम वो कारण जान लें तो इसको इंटरेक्ट नहीं होने दें। ठीक है, दूसरा, कौन से एनवायरनमेंट फैक्टर है जो इन दोनों के इस इंटरेक्शन को अफेक्ट करते हैं, उसको भी हम जान लें तो यहाँ पर इसका इंटरेक्शन रोक सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या कोशिश करते हैं, देखो, हाउ होस्ट पैथोजन, होस्ट और जो पैथोजन है और उसका एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है ना। एक तो कौन सी चीज़, होस्ट, दूसरा पैथोजन और तीसरा क्या, एनवायरनमेंट। ठीक है, ये आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट टू काज प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज, पादप के डिजीज, डिजीज। ठीक है ना, स्पेलिंग बार बार गलत हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये लीजिए,
ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि पादप की ये जो डिजीज़ है, इसको करने के लिए होस्ट के पास में, पैथोजन के पास में और उनके आसपास के एनवायरनमेंट में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो है, उपयुक्तता है, कंपैटिबिलिटी है, सारी चीज़ें सेफ है, सब कुछ हो सकता है, तभी रोग होगा, अदरवाइज़ रोग नहीं होगा। यानी कि वो पैथोजन फैल नहीं सकता। अब देखो एनवायरनमेंट में इतनी फंगस उड़ती रहती है ना, कोई-कोई फंगस ही या कोई-कोई बैक्टीरिया ही होता है या कोई-कोई वायरस ही होता है जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है, बाकी सारे नहीं करते हैं, है ना? दूसरी बात, वही पैथोजन एनवायरनमेंट में घूम रहा है, लेकिन उसको अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं मिलेगी तब भी वो इंटरैक्ट नहीं कर सकता। तीसरी बात, पौधा अगर कमज़ोर है या पौधे में रोग के कारण बनने के जैसे मान लीजिए मृदा में कुछ कमी है ना? यानी कि पादप को कुछ कमी है, सीधी-सी बात है। उसको पौष्टिक चीज़ें नहीं मिल पा रही है, जो उसको आवश्यक चाहिए, चीज़ें अपना डिफेंस मैकेनिज़्म बनाने के लिए जो आवश्यक चीज़ें चाहिए, वो उसको नहीं मिल पा रही है, तो पौधे के ऊपर रोग होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है ना? दूसरी बात हम यहाँ पर फ़ोकस करते हैं समझने के लिए कि किस तरह से इनको कंट्रोल किया जाए। ये तो इंटरेक्शन हो गया। दूसरा कि इनको कंट्रोल कैसे किया जाए? हाउ कंट्रोल प्लांट डिज़ीज़। प्लांट डिज़ीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए? ठीक है? प्लांट डिज़ीज़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, ये भी हमें देखना होता है। ठीक है? दूसरी चीज़, अगर हमें एनवायरनमेंट का, पेस्ट का, पैथोजन का इंटरेक्शन मिल भी जाता है और फिर भी उसको एज़ ए बैरियर हम इस्तेमाल करते हैं और फिर भी रोग होता है, तो फिर हमें इनका जो इंटरेक्शन है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर, केमिकल लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर चेक करना। ठीक है? तो हम यहाँ क्या करते हैं, इंटरेक्शन मतलब किसको समझने की कोशिश करते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट एंड पैथोजन। होस्ट एंड पैथोजन। होस्ट के अंदर होस्ट और पैथोजन के बीच में क्या इंटरेक्शन है, एट एट केमिकल लेवल, एट केमिकल एट केमिकल, दिख नहीं रहा क्या? हाँ, एट केमिकल मोलिक्यूलर मोलिक्यूलर एंड जेनेटिक लेवल। ठीक है ना? जेनेटिक लेवल पर हम इसका अध्ययन करते हैं, यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? देखो पैथोजन के केमिकल इंटरेक्शन किस प्रकार का है, क्योंकि देखो जहाँ पर यहाँ सेल है, ये इसकी सेल है, ये उसकी सेल है आपके टिश्यू की, ये मान लेते हैं हम टिश्यू है प्लांट का, और इसके ऊपर कोई पैथोजन आकर यहाँ पर जुड़ता है, ये पैथोजन आ गया मान लो। तो ये पैथोजन क्या है, ये पैथोजन है आपका कोई बैक्टीरिया है। तो यहाँ इसके केमिकल फिनोमिना, ये देखो ये पैथोजन यहाँ पर तभी जुड़ेगा जब यहाँ पर इसको कंपेटेबल प्रोडक्ट मिलेगा। अगर अगर यहाँ पर कोई कंपेटेबल प्रोडक्ट नहीं मिला तो ये पैथोजन इसके ऊपर नहीं जुड़ेगा और ये फिसल जाएगा, हट जाएगा, यहाँ से धुल जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है? तो ये क्या केमिकल फिनोमिना होता है उसका अध्ययन करते हैं। दूसरी चीज़ हम जो पैथोजन होता है उसका मॉलिक्यूलर लेवल पर अध्ययन करते हैं और उसका जेनेटिक लेवल पर अध्ययन करते हैं। पैथोजन का भी और होस्ट का भी। ये पैथोजन कहलाएगा आपका, ये पैथोजन कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा आपका, होस्ट कहलाएगा। तो होस्ट और पैथोजन के बीच में ये इंटरेक्शन हम यहाँ पर देखते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि ये पैथोजन इस होस्ट के साथ में केमिकल लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर और साथ ही साथ जेनेटिक लेवल पर किस तरह से फंक्शन। ठीक है? अब देखो आगे बात करें हम, तो पादप के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें जाननी होती है, जैसे कि वायरस किस प्रकार से इफ़ेक्ट करता है, फंगस किस प्रकार से इफ़ेक्ट करता है, ठीक है ना? कोई भी फंगस है तो जब वो इफ़ेक्ट करती है, अपना प्रभाव दर्शाती है, तो वो किसके ऊपर दर्शाएगी? पत्ती के ऊपर या तने के ऊपर या जड़ के ऊपर, ठीक है ना? पादप, तना, पत्ती, जड़ जो भी है पादप का पार्ट, जैसे ये तना है, ठीक है? ये रूट है, ये तना है, यहाँ पर तना बना दिया हमने। यहाँ पर हम एक पत्ती बना देते हैं, ये शाखा है, ब्रांच है और इस ब्रांच में यहाँ पर एक ये लीफ है। इस तरह का हमारा सिस्टम है, ठीक है? तो देखो, जैसे मान लो वायरस लीफ के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, फ्रूट के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, ठीक है ना? और कोई दूसरी चीज़ क्या है, फ्रूट है यहाँ पर, फ्रूट हो सकती है, ये फ्रूट मान लेते हैं हम। यहाँ पर तीसरी चीज़ है फ्लावर, फ्लावर के ऊपर भी इफ़ेक्ट डाल सकता है, ठीक है? तो इनमें किस तरह से वायरस का इन्फेक्शन होता है?
तने के ऊपर किस प्रकार से होता है, जड़ के ऊपर किस प्रकार से होता है, इनको हम समझ सकते हैं। इसी तरह वायरस के साथ साथ हम माइकोलॉजी का भी अध्ययन करते हैं। भाई प्लांट वायरोलॉजी तो अध्ययन करते हैं, इसके अलावा माइकोलॉजी भी अध्ययन करते हैं। और ये जो फंगस है, ये फंगस यहाँ पर किस तरह की टॉक्सिसिटी शो करती है, इसका भी हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं या इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो तीसरी अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग क्या हो गई हमारी, कि जो प्लांट वायरोलॉजी है, प्लांट वायरोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, और साथ ही साथ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ फंगल फंजाई टॉक्सिन या फंगल टॉक्सिन, फंगल टॉक्सिन, इन सब का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, इनको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम डिजीज की फोरकास्टिंग करते हैं और प्लांट का क्वारंटाइन भी करते हैं। ये भी जरूरी पार्ट होता है इसका ना, डिजीज की फोरकास्टिंग और प्लांट का क्वारंटाइन करना। डिजीज फोरकास्टिंग, अब डिजीज फोरकास्टिंग क्या होती है इसको समझते हैं पहले, और क्वारंटाइन क्या होता है, एंड प्लांट क्वारंटाइन, प्लांट क्वारंटाइन, ये दो चीजें हैं, इनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। देखो पहली तो कौन सी है, डिजीज फोरकास्टिंग। डिजीज फोरकास्टिंग का मतलब है कि डिजीज होगी या नहीं होगी इसका पूर्वानुमान लगाना। फोरकास्टिंग का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, पूर्वानुमान। ठीक है ना, डिजीज का पूर्वानुमान लगा लिया जाता है। जैसे हमारे जो एग्रीकल्चर सेंटर होते हैं वो पहले ही बता देते हैं कि अब फला रोग होने वाला है। अगर आप खेती किसानी देखते हो तो हमें जो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे आते हैं जिनमें पहले से ही फोरकास्टिंग की जाती है कि उत्तरी भारत में या दक्षिणी भारत में या उत्तरी राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में बूंदाबांदी होगी, और बूंदाबांदी होगी तो फसलों के ऊपर इसका इफेक्ट ये होगा, ये फला रोग इसके अंदर हो सकता है, तो आप ये दवाई छिड़क दीजिए। इस चीज़ को बोलते हैं फोरकास्टिंग। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ है प्लांट क्वारंटाइन। प्लांट क्वारंटाइन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है और वो इंडिया में ग्रो होता है, और इंडिया के अंदर ये क्या करता है, कोई रोग पैदा करता है। ठीक है, तो प्लांट है एक्स प्लांट, और ये इंडिया के अंदर ग्रो होता है, और ये यहाँ पर एक पी नाम का एक या डी नाम का एक रोग पैदा करता है। जैसे मान लीजिए डी, डी फॉर डिजीज, डिजीज नाम का एक रोग पैदा करता है। ठीक है, अब कोई विदेशी आता है और वो कहता है कि यार ये प्लांट बहुत अच्छा है और ये हमारे देश में उगना चाहिए क्योंकि वहाँ पर उगता नहीं। ठीक, या वहाँ पर वो पूरी फसल या वो प्लांट की जो भी स्पीसीज है वो नष्ट हो चुकी है और वो यहाँ से उसको ले जाना चाहते हैं। तो ये ले जाने से पहले इसको क्या करेंगे, क्वारंटाइन करेंगे। जहाँ से ले जाएंगे वहाँ क्वारंटाइन नहीं होता है, ध्यान रखना, क्योंकि वापस से रोग हो सकता है। तो जब ये यहाँ से अपने देश में ले जाएंगे, ठीक है ना, अपने देश में ले गए, जैसे मान लीजिए एक रशिया ले गए इस प्लांट को, तो रसिया के अंदर क्या करेंगे, ये इसको कुछ समय के लिए क्या करेंगे, क्वारंटाइन करेंगे। इसको, इस प्लांट डी को, इस प्लांट डी जिसके सॉरी प्लांट एक्स जिसके ऊपर डी नाम की डिजीज होती है, इसको क्वारंटाइन करेंगे। तो मेंटेन करेंगे, इसको देखेंगे इसके ऊपर वो डिजीज हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है तो इसको उगा दिया जाएगा, अदरवाइज इसको उगाया नहीं जाएगा। अब बहुत से ऐसे प्लांट है जो इंडिया में उगते हैं या इंडिया से वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं विदेशों से, जैसे हम भी लेके आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीधा विदेश से ले आए यहाँ पर और उगा दिया, ठीक है ना, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं। जैसे अभी ये पार्थिनियम घास है अपनी, पार्थिनियम घास नहीं है, जिसको हम बोलते हैं क्या, आपका ये सिंपल सा नाम है इसका, पार्थिनियम घास का देसी भाषा में, है ना, वो गेहूं के अंदर उग जाती है और गेहूं की फसल को नष्ट कर देती है। तो ये जो पार्थिनियम घास है, ये पार्थिनियम घास हमारे हमारे यहाँ नहीं उगती थी, वो बाहर से आई है। बाहर से किसके साथ आई है, किसी स्पीसीज के साथ वो बाहर से हमारे इंडिया में एंट्री कर गई है और यहाँ पर पूरे इसके अंदर फैल गई है, पूरे भारत के अंदर फैली हुई है पार्थिनियम घास। ठीक है, जो कि बहुत ही खराब है क्योंकि ये उत्पादन को घटा देती है। किसी भी फसल के अंदर अगर ये उगेगी तो उस उत्पादन को, उसके उत्पादन को क्या करेगी, घटा देगी। क्यों घटा देगी, क्योंकि उसके जो पोषक तत्व है ये खुद ग्रहण कर लेती है और उसको कुछ भी करने नहीं देती। इस वजह से ये क्या है, खरपतवार है। आपने देखा होगा ना, पेड़ पौधों के साथ में बहुत सारी खरपतवार उग जाती है, तो उनको हम निंदाई गुड़ाई करके हटा देते हैं। लेकिन ये पार्थेनियम तो एक ऐसी घास है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसका उन्मूलन भी किया जा चुका है राजस्थान से, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए गए हैं, लेकिन अभी तक भी ये जो घास है, मतलब ये जो पार्थेनियम प्लांट है, ये आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा भारत के अंदर, सॉरी राजस्थान के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ा हुआ है और उगता है।
है ना। अभी सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों में ये बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम शुरू में आने वाले प्लांट्स को ही क्या कर लेते, गेहूं के प्लांट को क्या कर लेते हम, अगर क्वारंटाइन कर लेते, तो आज ये डिजीज हमारे इंडिया में एंटर नहीं कर पाती। हालांकि दूसरे कारण हो सकते हैं एंट्री करने के, जिसका हमें पता ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान से हवा आती है इंडिया के अंदर, और पाकिस्तान अगर कोई प्लांट पाकिस्तान में कोई प्लांट डिजीज हो रही है और वो इंडिया के अंदर आ जाए हवा के थ्रू, तो हम उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई बैरियर है नहीं, कहीं पर भी नहीं है ऐसा बैरियर। ऐसा बैरियर कहाँ पर है, कॉन्टिनेंट्स पर है ना, कॉन्टिनेंट्स के ऊपर है। लेकिन वहाँ पर भी डिजीज एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का मतलब है महाद्वीप, महाद्वीपों में से बैरियर है। अब जैसे मान लीजिए चाइना में कोई डिजीज होती है, तो डेफिनेटली वो रशिया में भी स्प्रीड होगी, यूरोप में भी स्प्रीड होगी, है ना। और दूसरा आपका अमेरिका, यूएस, इनमें भी स्प्रीड होगी, इंडिया में भी स्प्रीड होगी। ये तो कारण रहा है कोरोना का। कोरोना स्प्रीड कैसे हुआ, इन्हीं वजह से हुआ है, ठीक है ना। अगर उन लोगों को शुरुआत में वहाँ पर क्वारंटाइन कर दिया जाता है जहाँ पर वो रह रहे हैं, या उनको आने नहीं दिया जाता, उनको ट्रेवलिंग का जो है टिकट नहीं मिलता, तो वो लोग यहाँ पर ये जो है वायरस को फैला ही नहीं पाते, है ना। लेकिन वायरस हवा के साथ उड़कर भी आ सकता है। अब वायरस था तो वो अगर उड़कर भी आता तभी आसपास के लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो 7 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हवा में रहता है, उसके बाद में नष्ट हो जाता है। तो ये तरीका होता है क्वारंटाइन करने का, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, क्वारंटाइन किया जा सकता है। दूसरी चीज हम यहाँ पर जो अंडरस्टैंड करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, वो है प्लांट प्रोटेक्शन टू केमिकल। मतलब कि रसायन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं खेत के अंदर, उनसे प्लांट की किस तरह से प्रोटेक्शन की जाएगी। रसायन तो हमें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब जैसे मिर्ची के अंदर अभी जो है वो एक फिलोडी टाइप का रोग हो जाता है, मतलब जिसमें पत्तियां क्या होती है, मुड़ जाती है। अब मुड़ जाती है तो उस मिर्ची के उस रोग को नष्ट करने के लिए हम उसके ऊपर दवा डालेंगे। दवा डालेंगे तो रोग के साथ साथ पादप को भी क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है ना। तो अगर हमारी समझ इतनी डेवलप हो जाए, हम ऐसा सीख जाएं, ऐसा हम पता लगा लें कि कौन से केमिकल से हानिकारक प्रभाव सबसे कम होगा और रोग जो है वो नष्ट हो जाएगा, तो ये काम हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो प्लांट प्लांट डिजीज जो होती है, मतलब प्लांट का जो प्रोटेक्शन होता है प्लांट डिजीज के द्वारा, प्लांट डिजीज हो रही है उसका प्रोटेक्शन करना, ठीक है ना। किससे, केमिकल से। केमिकल से अगर हम प्रोटेक्शन करेंगे, किसी केमिकल से प्रोटेक्शन करेंगे, तो वो प्लांट डिजीज यहाँ पर नहीं होगी जो केमिकल के द्वारा हो जाती है, ठीक है ना। प्लांट प्रोटेक्शन टू केमिकल, इसका भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ गई। इसके अलावा चलो भाई, अब जब इतने रोग हो ही रहे हैं तो उनको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंट प्लांट का फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है ना। इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कि ब्रीडिंग ऑफ डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट, ब्रीडिंग ऑफ डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट, रेसिस्टेंट प्लांट की क्या करनी चाहिए, हमें ऐसे प्लांट बनाने चाहिए जो क्या हो, रेसिस्टेंट हो डिजीज के प्रति, किसी भी प्रकार का रोग उसके अंदर नहीं हो। मतलब हम ऐसी सरसों बोले या ऐसी सरसों उगा ले जिसमें मुआ रोग जो होता है, अभी सर्दी में होने वाला है, अभी सरसों बो दी आप लोगों ने, जैसे उसमें फ्लावरिंग होगी, एक रोग होगा उसके अंदर चेपा रोग। अब ये जो चेपा रोग होगा ना, इस चेपा रोग वास्तव में जो है बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जितनी फसल होती है सबको नष्ट कर देता है और हवा के साथ में डिस्पर्स होता है। उसके अलावा जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी उसको डिस्पर्स करते हैं। तो ये एक खेत में अगर हो गया तो उसके आसपास के सारे खेतों में हो जाएगा। और कभी कभार तो ऐसा सब में आता है कि पूरे एरिया के अंदर ही ये रोग फैल जाता है, एंडेमिक बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें कि ऐसी फसल बना सके जो उस डिजीज के प्रति क्या हो, रेसिस्टेंट हो, है ना। तो वो कब बना पाएंगे हम, वो जो रेसिस्टेंट फसल है तभी बना पाएंगे जब हम अ, उस वायरस की या उस बैक्टीरिया की या उस फंगस की क्या कर सके, केमिकली स्ट्रक्चर को हम समझ सके, ठीक है। वो किस तरह से फंक्शन करता है, उसको क्या फूड सोर्स चाहिए होता है, उसको किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए होता है, अगर हम इनकी सारे के बारे में बातें समझ जाएं तो हम ऐसा नया प्लांट, रेसिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो दुनिया में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, जो इंक्रीज्ड जो पॉपुलेशन है आपकी दुनिया के अंदर, ये सारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। हमें पता है कि 100 मिलियन लोग हैं भारत के अंदर, 1.35 मिलियन लोग हैं। तो 100 करोड़, 135 के लगभग, 125 के लगभग जो है करोड़ों में संख्या है लोगों की, हिंदुस्तान में रहते हैं। तो ऐसे लोगों की जो है ना फूड रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है ना। उस फूड रिक्वायरमेंट को हम क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, फूड रिक्वायरमेंट को क्या कर सके हम, कंप्लीट कर सके।
ये ध्यान रखना, फूड रिक्वायरमेंट को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, ताकि कोई भी आदमी जो है वो भूखा नहीं सोए। हालांकि ये सरकार का दायित्व है, और सरकार ये कहती है कि हमारे पास 5 साल का राशन है, इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा ना, जब जब डिजीज इस तरह से फैलती है, जो भी मुखिया होता है, जो उस राज्य का मुखिया है या पूरे केंद्र का मुखिया है, वो क्या करता है, मदद करता है। मतलब फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करने का काम करता है। जैसे अभी 2 रुपए किलो गेहूँ मिल रहा है आपको, 2 रुपए किलो गेहूँ किसको मिल रहा है, जो लोग बीपीएल में है। दूसरों को कुछ ज़्यादा अमाउंट पे करना होता है, कुछ 7, 8, 9 रुपए किलो उनको गेहूँ मिलता है। मार्केट में आप खरीदने जाओगे पर्टिकुलरली, तो आपको 25 रुपए किलो गेहूँ मिलेगा। तो सरकार क्यों देती है गेहूँ? वो इसलिए देती है क्योंकि उसका ये नैतिक दायित्व बनता है कि उसका कोई भी सदस्य, मतलब कोई भी जो नागरिक है वो भूखा नहीं सोए। ठीक है ना? तो उस फूड रिक्वायरमेंट को भी हम कंप्लीट कर सके, इंक्रीज जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसकी फूड रिक्वायरमेंट को हम कंप्लीट कर सके, वो तभी संभव है जब हम डिजीज को क्या कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकें। बात समझ में आएगी? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्रॉप एरिया है उसको एक्सपेंशन करना पड़ेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्रेशन ऑफ क्रॉप एरिया क्रॉप एरिया का एक्सपेंशन कर सकते हैं हम। और एक्सपेंशन करने के बाद, एक्सप्रेशन नहीं, एक्सपेंशन करें हम। फिर से गड़बड़ा गया क्या भैया? फिर से गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आएगी होगी कि हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं दोबारा से, एक्सपेंशन ऑफ एरिया क्रॉप एरिया का हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ क्रॉप एरिया। दोबारा से हम मिटा देते हैं, वापस आ गया तो। एक्सप्रेशन की जगह लिख लेना है आप एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ाना। तो क्रॉप एरिया को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा दें, है ना? क्रॉप एरिया को क्या करें, बढ़ा दें। ठीक है, अगर हम क्रॉप एरिया को बढ़ाएंगे तो ही क्या हो सकता है, हमारा फूड की रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ क्रॉप एरिया, दोबारा लिख दे रहा हूं मैं, एक्सपेंशन ऑफ क्रॉप एरिया। ठीक है, चलिए, एक बटन दब गया हुआ इसलिए थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया, बड़ा छोटा हो जाता है इसलिए बटन दबने की वजह से। तो तीसरी बात, चलो हम एरिया भी बढ़ा लें, डिजीज रेसिस्टेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है उनको भी पूरा कर लें। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी जो एग्रीकल्चर मेथड है कल्टीवेशन के, वो बहुत ही लोअर है, और उसकी वजह से ही हम क्या है कि सही तरीके से जो है अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करें, इम्प्रूव, हमें क्या करना चाहिए, इम्प्रूव मेथड इम्प्रूव मेथड ऑफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के जो मेथड है उनको क्या कर सकते हैं, हम इम्प्रूव कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, दूसरी चीज, फर्टिलाइजेशन का, जो फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल करते हैं उनका यूटिलाइजेशन बढ़ाएं, उनका यूज बढ़ाएं। उनका यूज बढ़ेगा तो उत्पादन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इंक्रीज इंक्रीज्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर फर्टी फर्टिलाइजर है ना, फर्टिलाइजर का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसका बढ़ाने के लिए हम बात कर सकते हैं फर्टिलाइजर कि जितना अगर फर्टिलाइजर जो है हमारे ज़्यादा इस्तेमाल होंगे उतना ही ज़्यादा उत्पादन भी होगा। ठीक है, दूसरा, जो फसल हम बो रहे हैं उसकी अच्छी वेराइटी हम यहाँ पर बना सकें, तो इम्प्रूव्ड इम्प्रूव्ड वेराइटीज इम्प्रूव्ड वेराइटीज को हम बनाएं, है ना, इम्प्रूव वाली जिसमें अच्छा उत्पादन हो, ओजता हो, लक्षण उसके अच्छे दिखाई देते हो, उनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीज कर सकते हैं हम इरिगेशन को।
इंक्रीज इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है पानी देना, खाद बीज पानी, ये सब हम उसको अच्छे से प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर हमें डिजीज़ के बारे में पहले से जानकारी है तो उनसे हम इरिगेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। फोरकास्टिंग के बारे में अगर हमें जानकारी है, वैरायटी, इम्प्रूव्ड वैरायटी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, और जिस फसल को हम क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं, उसको भी क्या कर सकते हैं आप, इम्प्रूव कर सकते हैं, क्रॉप एरिया को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हम क्रॉप का प्रोटेक्शन हो जाएगा। क्रॉप का प्रोटेक्शन भी हमें करवाना है, तो क्रॉप भी क्या हो, प्रोटेक्टेड हो हमारी, ताकि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे, ठीक है। दूसरी बात, जो आज प्रोडक्ट हमारा नष्ट हो चुका है या नष्ट होने के कगार पर है किसी प्लांट डिजीज की वजह से, तो उसको हमें वापस से क्या करना पड़ता है, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, उसको दोबारा से लोगों को उगाने के लिए उसको तैयार किया जाता है, अवेलेबल करवाया जाता है, ठीक है, और उसका प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब उसका प्रोडक्शन करवाया जाता है। कहने का मतलब है कि जो स्कोप होता है उसमें क्या किया जाता है, देखो, आज मान लीजिए आपके पास में गेहूं है, ठीक है, गेहूं की बात करते हैं हम, सबसे सरल बात। गेहूं के अंदर क्या होता है, गेहूं जो है वो हमारे पास वैसे तो बहुत सारा अन्न भंडार भरा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ गेहूं, मान लीजिए हमने बोया और वो सारा का सारा गेहूं नष्ट हो गया, अगले साल भर के लिए तो हम खा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर का मतलब कि नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए हमें गेहूं की जरूरत पड़ेगी। अब जब हमारी पूरी धरती के ऊपर ही गेहूं नष्ट हो गया, तब हम क्या करें, तब हम ये करेंगे कि उस प्रोडक्ट को जो हमने बनाया है उसको हम सेव करके रख लें, उसमें से कुछ थोड़ा सा सेव करें, और फिर उसको जो है हम लोगों को उगाने के लिए अवेलेबल करवाएं, ठीक है ना, जो किसान लोग हैं उनको ये अवेलेबल हो सके। तो यहाँ पर हम ये बात लिख लेते हैं, क्या है, सेव द प्रोडक्ट, सेव द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सेव करना, सेव द प्रोडक्ट, ठीक है ना, विच टुडे इज डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, जो आज क्या हो गया है, नष्ट हो गया है, उस प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, सेव करना है, बाय बाय प्लांट डिजीज। किसके द्वारा नष्ट हुआ है वो, बाय प्लांट डिजीज। अगर वो किसी नेचुरल फिनोमेना की वजह से नष्ट हुआ है, प्लांट डिजीज की वजह से नष्ट हुआ है, नहीं हुआ है, तब तो हम क्या कर सकते हैं, उसको जो है नहीं भी उगाएंगे तभी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो प्लांट डिजीज की वजह से अगर नष्ट हो गया है तो खाएंगे क्या, है ना, और वो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट वाला पार्ट होगा, इस वजह से हमें उसको उगाना पड़ता है, दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, दोबारा से उसके प्रोडक्ट को लोगों को बांटा जाता है, ठीक है ना, एंड एंड मेक इट अवेलेबल, एंड मेक इट अवेलेबल टू द टू द ग्रोवर्स, जो उगाते हैं उनको दोबारा से ये दिया जाए, ताकि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उगा सके, ठीक है। तो ये कुछ हमारे क्या थे, एस्पेक्ट्स थे या यूटिलाइजेशन थे जो हमने किए यहाँ पर। इसके अलावा बहुत सारी साइंस ऐसी है, ठीक है, जो इसके साथ में डील करती हैं, इसके साथ में डील करती हैं, ठीक है, उसकी हमें एक प्री नॉलेज होनी चाहिए, प्रियर नॉलेज होनी चाहिए, ये भी स्कोप के अंदर ही आता है, कि जो आपकी प्लांट पैथोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी जो है आपकी, इस प्लांट पैथोलॉजी के साथ साथ, ठीक है ना, साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है, इसके साथ साथ हमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, उन सब की भी बेसिक नॉलेज चाहिए होगी। तो प्लांट पैथोलॉजी रिक्वायर बेसिक नॉलेज एंड टेक्निक, नॉलेज के साथ साथ हमें क्या चाहिए, इसकी टेक्निक के बारे में भी जानकारी चाहिए होती है। नॉलेज, बेसिक टेक्निक ऑफ, किस किस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, और उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल और बेसिक नॉलेज, जैसे कि बॉटनी, बॉटनी, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी हो गया, बैक्टीरियोलॉजी हो गया, बैक्टीरियोलॉजी हो गया, वायरोलॉजी हो गया, वायरोलॉजी हो गया, ठीक है।
निमेटोडोलॉजी हो गया, निमेटोडो निमेटो निमेटोलॉजी, ठीक है, निमेटोलॉजी हो गया, प्लांट एनाटॉमी हो गया। इन सब के बारे में हमें जानना जरूरी होते हैं। प्लांट एनाटॉमी, जो भी आपको साइंस का नाम आए वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। बैक्टीरिया का जीनेटिक फिजियोलॉजी, जीनेटिक जीनेटिक है ना, और बायोकेमिकल नॉलेज हमें चाहिए, टेक्निक की भी और साथ साथ उसकी बेसिक चीज़ों की भी, ठीक है। तो ये जो साइंस होती है वो जितने भी पौधों के ऊपर रोग होते हैं उनको सोल्व करने का काम करती है। दूसरा स्कोप इसका ये होता है, ठीक है ना, दीज साइंस कैन सोल्व फाइटोपैथोलॉजिकल प्रॉब्लम। फाइटोपैथोलॉजिकल प्रॉब्लम को ये चीजें क्या कर सकती है, सोल्व कर सकती है। एंड लास्टली ये प्रैक्टिकल बेस्ड साइंस है, इसका प्रैक्टिकल गोल होता है, ठीक है ना, जो हमारी नॉलेज को, उसके कारणों को और प्लांट डिजीज के डेवलपमेंट को क्या करता है, बताता है। ठीक है, लास्ट बात लिखते हैं हम, इट इज आल्सो ए साइंस विद ए मोर प्रैक्टिकल गोल, ठीक है ना। इसका सबसे ज्यादा सर्वाधिक गोल कौन सा है, प्रैक्टिकल गोल है। इस प्रैक्टिकल गोल की वजह से दैट इंक्रीज आवर नॉलेज, ठीक है। इससे हमारी नॉलेज जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है ना। नॉलेज ऑफ काजेज, जो कारण है किसी रोग के, उसके बारे में जो नॉलेज है वो हमारी क्या होती है, बढ़ती है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट डिजीज और प्लांट डिजीज का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, उन सब का हमें क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जिन्हें आपको याद कर लेना है, और इनके बारे में अगर ये क्वेश्चन आता है तो 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा। ये 10 नंबर के क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। कि इसका हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम पैथोजन के इंटरेक्शन, पैथोजन और होस्ट जो है उनके बीच में किस तरह का इंटरेक्शन है, इसके अलावा जो एनवायरनमेंट है उसमें किस तरह का इंटरेक्शन है, पैथोलॉजी के साथ साथ हमें कौन कौन सी साइंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जो साइंस आपको नाम याद आ जाए वो यहाँ पर लिख देना है आपको, ठीक है। ये किस प्रकार से जो फाइटोपैथोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व कर पाती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक प्रैक्टिकल साइंस है, और ये प्रैक्टिकल साइंस जो है हमारी नॉलेज को इंक्रीज करती है, ठीक है। जो हमारे पैथोजन है उनके कारण क्या हैं, पैथोजन क्या किस तरह से फंक्शन करते हैं, उन सब के बारे में जानकारी हमें ये देती है, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ क्या है, स्कोप में है, और 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हमारा बनता है।